हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसका जो हमारा चैलेंज है 60 डेज सिलेबस कंप्लीट, उसमें हम लेक्चर नंबर 2 और साथ ही और डे भी 2 है और बिलियन चैप्टर का हम लेक्चर नंबर भी 2 ही कर रहे हैं। इसमें हम मोल अंश तक कंप्लीट कर दिए थे। आज हम जो तनु विलयन के गुण हैं, परासरण दाब क्या होता है, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, इन्हें सब कंप्लीट करेंगे। आदर्श विलयन क्या होता है, इन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा तनु विलयनों के गुण। ये जो तनु विलयन के गुण होते हैं ये 4 होते हैं। पहला जो है वह है परासरण, परासरण एवं परासरण दाब। सेकंड जो होता है वो होता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। नेक्स्ट जो है तीसरा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और जो चौथा है वाष्प दाब। क्या है पहला? पहला है परासरण एवं परासरण दाब, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है वाष्प दाब में अवनमन। ये थोड़ा छूट गया था, वाष्प दाब में अवनमन। ओके, अब हम शुरू करते हैं। क्या है परासरण दाब? परासरण क्या होता है? परासरण पहला टॉपिक हमारा यही है ना, परासरण। तो परासरण होता क्या है समझते हैं। परासरण ये होता है कि जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अब पहले परासरण समझ फिर समझाता हूँ अर्धपारगम झिल्ली होती क्या। जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा किसके विलायक के अणु विलयन की ओर प्रवाह करते हैं उसे परासरण कहते हैं। जैसे कि इस पर हम लेते हैं, इस पर विलयन भरा है, यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली है, ये मान लो अर्धपारगम झिल्ली है, इस पर विलयन भरा हुआ है। विलयन में ये जो अणु हैं ये मान लो विलेय है और ये विलायक है। यहाँ पर विलायक के अणु हैं, यानी यहाँ पर विलायक है। जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणु, ये विलायक के अणु विलयन की ओर, ये शुद्ध विलायक है ध्यान रखना, शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। ये क्या है? विलायक है, सॉल्वेंट। और ये जो अणु हैं ये विलेय हैं और ये जो है अर्धपारगम झिल्ली, सॉरी अर्धपारगम झिल्ली, और ये जो पूरा है ये विलयन है। तो चित्र बना दीजिएगा तो इससे और अच्छा समझ में आता है। एग्जामिनर ये समझता है कि उसे बहुत अच्छा मतलब पढ़ा है, आता है। इस पर परिभाषा भी थोड़ा गलती भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर चित्र समझ गए तो परिभाषा कभी गलत हो ही नहीं सकती। क्या होती है कि जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, लिखेंगे जब शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन की ओर
शुद्ध विलायक का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण। आपको यदि परिभाषा नहीं भी याद है तो आपको इसे ऐसे बनाना है कि पढ़ने में ये अच्छा लगे। जैसे कि जब हम यहाँ पर अणु लिख रहे थे तो जब शुद्ध विलायक का अणु या के अणु अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब शुद्ध विलायक, ये तो पता है कि अणु ही जाएंगे, तो जब शुद्ध विलायक का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, ये अच्छा लगता है। तो इसलिए ये तो पता ही है कि जब ये विलयन की ओर जाएंगे तो अणु ही जाएंगे शुद्ध विलायक के। तो नेक्स्ट जो है वो है क्या है? परासरण दाब हो क्या होता नहीं, झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली होती है कि जो अपने में से, वह है झिल्ली जो अपने में से सिर्फ और सिर्फ किसके, ये क्या है? विलायक, शुद्ध विलायक के अणु ही जाने देती है अपने से, वही अर्धपारगम झिल्ली होती है। यानी कि वह झिल्ली जो अपने में से केवल शुद्ध विलायक के अणुओं को ही अपने में से केवल शुद्ध विलायक के अणुओं को ही जाने देती है, अपने में से लिख गया है, को ही जाने देती हैं क्या कहलाती है? अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली कहलाती हैं। क्या है कि जब वह झिल्ली, ऐसी कोई मतलब झिल्ली तो बहुत हो सकती है, लेकिन वह झिल्ली जो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध विलायक के अणुओं को अपने में से जाने देती हैं, आर पार होने देती हैं, वही क्या कहलाती है? अर्धपारगम झिल्ली। अब हम समझते हैं कि परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब क्या? परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब होता है कि इस चित्र पर देखिए, जब विलायक, शुद्ध विलायक के अणुओं अर्धपारगम झिल्ली से जाते हैं तो ये विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। लेकिन जब शुद्ध विलायक के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली से जाने से रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब, उसी को परासरण दाब कहते हैं। अर्थात तो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अर्धपारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक के अणुओं को रोकने के लिए, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक के अणुओं को, वो जो अणु जाते हैं उन्हें रोकने के लिए, अणुओं को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब या अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। सॉरी, अतिरिक्त रहेगा क्योंकि दाब तो पहले भी लगता है, अब इस पर जब आते हैं तो पहले भी लगता है, लेकिन दाब कम होने के कारण ये आसानी से शुद्ध विलायक के अणु आ जाते हैं। लेकिन अतिरिक्त दाब, इसे मतलब रोकने के लिए कि ये विलयन पर ना प्रवेश करें, उसे रोकने के लिए अतिरिक्त दाब जो लगाया जाता है, परासरण दाब कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण होता है कि जो परासरण दाब पर, किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर परासरण की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए। यानी
इतना दाब लगाया जाए, परासरण दाब से भी अधिक विलयन पर यदि दाब लगाएं तो क्या हो जाता है, परासरण की दिशा ही बदल जाती है, उत्क्रमित हो जाती है, उसे उत्क्रम परासरण कहते हैं। लिखते हैं किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर परासरण की दिशा उत्क्रमित हो जाती है, उसे ही उत्क्रम परासरण कहते हैं। उत्क्रम परासरण कहते हैं। अर्थात जब हम परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाएं, किसे विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाएं, तो जो शुद्ध विलायक आते हैं, यानी परासरण जो होता है वह उत्क्रमित हो जाती है, उसकी दिशा उत्क्रमित या मतलब बदल जाती है, उसे ही उत्क्रम परासरण के नाम से जाना जाता है। इसलिए उत्क्रमित हो जाती है, इसलिए इसका नाम उत्क्रम परासरण कर दिया गया है। नेक्स्ट है समपरासारी विलयन। परासारी विलयन क्या होता है? समपरासारी विलयन होता है कि समान ताप पर, समपरासारी का मतलब है सम है, समान ताप पर जिस विलयन पर समान परासरण दाब होता है उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। समान ताप पर जिस विलयन पर समान परासरण दाब समान होता है उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। लिखते हैं समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब समान होता है उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। समदाबी विलयन होता है जिस समान ताप पर जिस विलयन का समदाबी है ना, दाबी अर्थात दाब होगा, तो समदाबी विलयन वाष्प दाब जिस विलयन समान ताप पर जिस विलयन का वाष्प दाब समान हो उसे समदाबी विलयन कहते हैं। लिख सकते हैं कि समान ताप पर जिस विलयन का क्या वाष्प दाब समान हो उसे समदाबी विलयन कहते हैं। समदाबी विलयन कहते हैं। समान ताप पर जिस विलयन का वो वाष्प दाब समान हो उसे क्या कहते हैं? समदाबी विलयन। नेक्स्ट जो है वो है वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अभी नियम रह गए हैं किसके? परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम। परासरण दाब का जो पहला नियम है वो है बॉयल वांट हाफ नियम। बॉयल वांट हाफ नियम कहता है कि स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब क्या होता है? उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो लिखते हैं स्थिर या समान ताप पर, स्थिर ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब क्या हो? समान होता है। स्थिर दाब पर विलयन का परासरण दाब P उसकी सांद्रता
स्थिर ताप, यहाँ पर कॉमा जरूर लगाइएगा, इस निश्चित ताप पर, यहाँ पर, यहाँ से अलग सेंटेंस, एक जब इंग्लिश पढ़ते होगे तो देखते होंगे यहाँ से अलग सेंटेंस है, अर्थात यहाँ पर कॉमा लगेगा। स्थिर ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब P उसकी सांद्रता के C के समानुपाती होती है। अर्थात स्थिर ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है सांद्रता C के समानुपाती, अर्थात समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो P इक्वल टू, जो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के C, जब सांद्रता C विलयन की 1 प्रति लीटर हो, तब V होगा ना, लीटर अर्थात V, यहाँ पर भी लिख देते हैं V हो, तब क्या होगा, जो P होगा वो PV बराबर RT हो जाएगा। PV बराबर K। जब सांद्रता C हो तो विलयन की 1 प्रति लीटर में वो जो ये परासरण दाब होगा वो PV बराबर K हो जाएगा। चार्ल्स वांट हॉफ नियम। चार्ल्स वांट हॉफ नियम होता है कि वहां पर क्या था, निश्चित ताप था, यहां पर होगा निश्चित या फिर स्थिर सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब P उसकी परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखते हैं क्या, स्थिर सांद्रता पर कॉमा विलयन का परासरण दाब, विलयन का जो परासरण दाब है, परासरण दाब जो P है, ये परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है, चार्ल्स वांट हॉफ नियम कहता है कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है। अर्थात जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है क्या, विलयन का परासरण दाब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परम ताप T के। तो जब ये हटेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एक कांस्टेंट आएगा P बराबर KT। वहां पर भी K था, यहाँ पर भी K है, तो हम यहाँ पर K डैश कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक समीकरण निकालेंगे, इसके बाद वही है। तो हमारा क्या गया, चार्ल्स वांट हॉफ नियम। नेक्स्ट जो है ये है समीकरण, जो इंपॉर्टेंट भी है। ये चार्ल्स वांट हॉफ नियम, वॉयल वांट हॉफ नियम, जो परासरण दाब के नियम है, इन्हें 100 to 100% ये मान लीजिए कि पेपर में फंसेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स वांट हॉफ नियम और वॉयल वांट हॉफ नियम, इन दोनों में दोनों आएंगे, और ये भी अगर यह आ गया समीकरण निकालने को, तो ये समझ लो 4 से 5 मार्क्स में आना तय है। ये पक्का है कि 4 से 5 मार्क्स में आएगा। तो इसे हम पहले करते हैं, वांट हॉफ समीकरण। वांट हॉफ समीकरण जो है ये कहता है कि चार्ल्स वांट हॉफ नियम और वॉयल वांट हॉफ नियम को दोनों को यदि मिलाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। लिखते हैं पहले लिखते हैं वो वॉयल वांट हॉफ नियम। क्या मिला था, हमें मिला था P V बराबर K, फर्स्ट समीकरण मान लो। सेकेंड जो मिला था, क्या मिला था, ये यहीं पर ही लिखा है, P बराबर, P को नीचे ले आते हैं, PT बराबर P/T बराबर क्या मिलेगा, K डैश। सेकेंड मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को समीकरण
फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ पर लिखते हैं, हमें क्या मिला, फर्स्ट एंड सेकंड से जो मिलेगा वो पीबी बराबर आर टी, पीबी बराबर आर टी। यदि इतना ही लिखते हैं, जो वाइल वान टॉप नियम है, बस इतना आपको 3 से 4 मार्क्स या 4 से 5 मार्क्स एग्जामिनर के मन में है कि कितने में देता है। यदि सारे आते हैं तो ये पक्का है कि 4 मार्क्स में आएगा। तो पीवी बराबर आर टी। तो नेक्स्ट जो है वो है वाष्प दाब में अवनमन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबी शायद हो जाएगी, क्योंकि उसे जब हम कराएंगे वाष्प दाब में अवनमन, ये लंबा है थोड़ा टॉपिक, क्योंकि इसमें राउल्ट का नियम भी आते हैं और साथ ही इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल के लिए वो सूत्र भी बनते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। उसे बहुत ही डिटेल में बताना जरूरी है, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो परासरण दाब का नियम था, लेकिन राउल्ट का नियम 100 to 100% आता है, किसी ना किसी सेट में आ ही जाता है, क्योंकि वो जो बिलियन चैप्टर है, वो बिलियन चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि माना जाता है तो राउल्ट का नियम माना जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।